पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, दोनों ही मुल्कों में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस शख्सियत से मोहब्बत ना करता हो। भगत सिंह बहुत से नाटकों में उन्होंने भाग लिया और उन नाटकों का जो दारोमदार था वो सारा यही था कि हमें भारत को आजाद कराना है, हमें भारत के अंदर ये जो फिरका परस्ती, दमन नीतियां, शोषितों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, इस किस्म के जो मिशंस हैं, इस किस्म के जो हमारे लक्ष्य हैं, उन्हें पाना है। भगत सिंह ने ऐसे बहुत से ऐसे प्लेस को अंजाम दिया, बहुत से नाटक किए भगत सिंह ने। नौजवानों को एक ही मंच पर एक ही छतरी के नीचे भगत सिंह ने लाकर खड़ा कर दिया और जिस छतरी के नीचे ये तमाम नौजवान, भगत सिंह के तमाम कॉमरेड्स जो भगत सिंह के साथ आए, उस छतरी का नाम था नौजवान भारत सभा। अंग्रेजों को तो दूर, मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में बैठे, पुस्तकालय में बैठे उन पाठकों को भी नहीं होगी जो ना जानते हुए भी उस पुस्तकालय में बैठे थे जहां वाम ने कब अपने पंजे, अपने नाखून इतने तेज कर लिए जिन नाखूनों ने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक मारा। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, आज की कहानी व्यक्तिगत तौर पर मेरे बहुत करीब, और जाहिर है सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि पूरा भारत इस कहानी के लिए उत्सुक है, पूरा भारत इस कहानी के लिए जुझारू है। आज जिस शख्सियत की कहानी हम कथा पर पेश कर रहे हैं, उस शख्स से ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क में भी लाखों नहीं करोड़ों लोग, और करोड़ों भी कहना गलत होगा, शायद दोनों ही मुल्कों में, पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, दोनों ही मुल्कों में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस शख्सियत से मोहब्बत ना करता हो। आज कथा पर कहानी पेश है शहीद आजम भगत सिंह की। कौन था वो लड़का, क्या था उसका जज्बा? 23 साल, और इत्तेफाक की बात है कि मैं भी 23 बरस का ही हूं, तो 23 साल की उम्र में शहीद होने वाला वो लड़का जिसने इतिहास के पन्नों को इस कदर अपने खून से सींचा, जिसकी स्याही आज भी हमें वो ऐतिहासिक इबारतों की याद दिलाती है, आज भी हमें उन इबारतों की याद दिलाती है जिन्हें हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, जिनको हमने अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो आज कहानी शहीद आजम भगत सिंह की कथा पर। कौन थे भगत सिंह? हम क्या कहानी समझते हैं भगत सिंह से? भगत सिंह की कहानी जो हमारे सामने पेश करी जाती है, उस कहानी में, असल भगत सिंह की कहानी में क्या फर्क है? क्या मालूमात हासिल है हिंदुस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को? एक ऐसा इकलौता शहीद, इकलौता कहना इसलिए सही होगा क्योंकि हम भारत में, पाकिस्तान में किसी भी शहीद को लें, कोई भी शहीद हो, चाहे वो अगर बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, ये हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स थे, बड़े बड़े सियासतदान थे। पाकिस्तान के कुछ जो हमारे, जिन्होंने जो मुस्लिम नेशनलिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनके अगर हम नाम ले तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, बड़े बड़े नाम थे। सभी फिगर्स, जितने भी क्रांतिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम नेशनलिस्ट हो, हिंदू नेशनलिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, सभी किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं। नेहरू जी पर तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी विचारधाराएं हैं जो नेहरू जी पर आरोप लगाती हैं, ऐसी बहुत सी विचारधाराएं हैं जो सावरकर जी पर आरोप लगाती हैं। पाकिस्तान में भी आलम यही है कि वहां के लोग गांधी जी को नहीं मानते, वो लोग जिन्ना का आदर करते हैं, लियाकत अली खान का आदर करते हैं, और हिंदुस्तान में जिन्ना का कद वही है जो पाकिस्तान में महात्मा गांधी का है। लेकिन भगत सिंह इकलौती ऐसी शख्सियत है, वो 23 बरस का लड़का, जिसे आज भी पाकिस्तान में भी उतनी ही मोहब्बत मिलती है और हिंदुस्तान में भी उतनी ही मोहब्बत मिलती है। तो कौन थे भगत सिंह? और इस शख्सियत भी अगर हम भगत सिंह को कहें तो शायद वो गलत, क्योंकि भगत सिंह एक विचार थे, भगत सिंह एक विचारधारा थी, और ये ऐसी विचारधारा है जो जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक ये विचारधारा हमारे देश में, हमारे समाज में कायम रहेगी। वो एक साम्राज्यवाद का दौर था जब हर ओर लोग गुर्बत और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। वो साम्राज्यवाद का दौर था जब
अंग्रेजों की गोरी हथेलियां हिंदुस्तान का मुकद्दर लिख रही थी, हिंदुस्तान का अंधकार में भविष्य का फैसला कर रही थी। ये वो वक्त था। साम्राज्यवाद, एक इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट, साम्राज्यवादी सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर। ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान 1857 का विद्रोह लड़ चुका था और इसी 1857 ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कमर भी तोड़ी, उन्हें एक सबक भी दिया कि हिंदुस्तान जब जब एक होगा तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ पर्चे फेंके जाएंगे, तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ यहां के खेतों में बंदूकें बोई जाएंगी। ये ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुका था 1857 की क्रांति के बाद। 1857 के विद्रोह की चर्चा किसी दिन कभी और करेंगे, बिल्कुल एक डिटेल चर्चा होगी 1857 की। इसके ऊपर बहुत सी फिल्म भी बनी है, द राइज ऑफ मंगल पांडे, बहुत सारी फिल्में बनी है 1857 के गदर के ऊपर। तो 1857 ने अंग्रेजों की जहां एक तरफ कमर तोड़ के रख दी थी, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को एक समझ भी दी थी कि अगर हिंदुस्तान पर सुशासन करना है, यानी कि अच्छा शासन करना है, उनके जबान में अगर देखा जाए बेहतर शासन करना है, तो हिंदुस्तानियों को बांट कर रखा जाए, जिसे आज हम डिवाइड एंड रूल कहते हैं। ब्रिटिशर्स की वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कि फूट डालो और राज करो। अब इस फूट डालो और राज करो का मतलब क्या था? फूट डालो और राज करो का मतलब साफ तौर पर यह था कि अंग्रेज देश के अंदर विभिन्न किस्म की फिरका परस्ती को जन्म देते थे, उन्हें उजागर करते थे। हिंदुस्तान एक यूनाइटेड इंडिया, हम उस मुल्क के शहरी हैं जिस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान लोग अपनी दो आंखों को हिंदू और मुसलमान की नजरों से देखते हैं, लेकिन इसी मुल्क के अंदर बीज पड़े सांप्रदायिकता के, फिरका परस्ती किस तरीके से? बाबरी मस्जिद विवाद ब्रिटिशर्स के टाइम पर उजागर हुआ। बाबरी मस्जिद का जो पूरा मसला था, वो पूरा मसाइल ब्रिटिश दौर में खड़ा हुआ था। बाबरी मस्जिद का मसला ब्रिटिशर्स के टाइम पर उठा। इसके अलग बहुत सी ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अपनाई जिसमें हिंदू को मुसलमानों से, हिंदुओं को सिखों से, मुसलमानों को सिखों से, और क्रिश्चियन मिशनरीज का एक कन्वर्जन कैंपेन, ये सारी चीजें 1857 के बाद जोर पकड़ती हैं। हिंदू और मुसलमानों में भी कई किस्म की खाइयां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसमें एक सबसे एक ताजा उदाहरण जो था वो था बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा। तो इस वक्त ब्रिटिश आर्मी के अंदर, ब्रिटिश पुलिस के अंदर बहुत से हिंदू नौजवान भी थे, बहुत से मुस्लिम नौजवान भी थे, सिख नौजवानों की भी तादाद काफी ज्यादा थी ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश पुलिस में। लेकिन अंग्रेजों का एक जो काला, जो भद्दा चेहरा था, वो ये था कि अंग्रेजों की एक नीति ना कहें, उनका एक षड्यंत्र ये था कि जो भी हिंदू क्रांतिकारी होते थे, क्योंकि 1857 के बाद क्रांति दबाई गई थी, खत्म नहीं हुई थी, उल्टा क्रांति मुसलसल कभी ना कभी, साल 2 साल में कोई ना कोई राग छेड़ा जाता, कोई ना कोई विवाद होता हिंदुस्तान के अंदर। तो अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई, उनके नजरिए से वो पॉलिसी काफी बेहतर थी। कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी क्रांतिकारी से, इवन कोई भी हिंदुस्तानी अफसर, कोई भी हिंदुस्तानी पुलिसकर्मी, कोई भी हिंदुस्तानी आर्मी पर्सनल अंग्रेजी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों से मुतासिर ना हो, इसके लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, और ये चाल बहुत सालों तक हिंदुस्तान में कायम थी। चाल ये थी कि अगर विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा हुई है, तो विनायक दामोदर सावरकर को जो पुलिसकर्मी डील करेगा, जो पुलिसकर्मी विनायक दामोदर सावरकर के सेल के बाहर तैनात किया जाएगा, जिस पुलिसकर्मी की ड्यूटी विनायक दामोदर सावरकर के पास लगेगी, वो पुलिसकर्मी एक मुसलमान होगा। और अगर अशफाक उल्ला खान, शहीद अशफाक उल्ला खान साहब, अगर अशफाक उल्ला खान को जेल होती है, अशफाक उल्ला खान को टॉर्चर किया जाता है, अशफाक उल्ला खान को फांसी दी जाती है, तो जो पुलिसकर्मी होंगे वो हिंदू या सिख होंगे। ये एक बड़ा ही भद्दा और एक अंग्रेजों की कूटनीति का नतीजा था। उन्होंने ये एक सॉल्यूशन निकाला इस चीज को, हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। ये चीज इसलिए थी ताकि कोई भी हिंदुस्तानी जो कि पुलिसकर्मी है, जो कि
ब्रिटिश इंडियन फौज का एक हिस्सा है, वो किसी भी शख्सियत से मुतासिर ना हो सके, प्रभावित ना हो सके। यही चीज भगत सिंह के समय भी थी। भगत सिंह एक सिख नौजवान थे, तो भगत सिंह के सेल के बाहर भगत सिंह को जब फांसी हुई, उस समय भी जितने भी जो पुलिसकर्मी थे, उनमें ज्यादातर, सभी पुलिसकर्मी को मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि भगत सिंह उस समय जो उनके जेलर थे वो चड्डा साहब थे, और जिन जो वार्डर जो थे उनका नाम चरत सिंह, मेरे जहन से उनका नाम उतर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो हिंदू भी उसमें पूरे भागीदार होते थे। लेकिन पठान रेजिमेंट के, पठान पुलिसकर्मियों की भी तादाद काफी ज्यादा थी। तो ये एक भद्दा चेहरा था ब्रिटिश फौजों का, ब्रिटिश सरकार का। तो 1857 का गदर, जिसने हिंदुस्तान को पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया, और 1892 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया हिंदुस्तान में। भारत में 1892 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1892 में भारत के अंदर कांग्रेस का गठन किया गया, और इसके कुछ सालों बाद ही गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, गांधी जी। इधर गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर चारों ओर जहां नजर उठाओ वहां आजादी की लहर है। विचारधाराएं अलग अलग थी, कुछ हिंदू नेशनलिस्ट, कुछ मुस्लिम नेशनलिस्ट, कुछ लेफ्टिस्ट, लेकिन विचारधाराओं का एक समापन जो था वो आजादी के दिन तक ही पूरा हो जाता था। तो पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चल रहे थे, पूरे देश के अंदर लोगों में एक गुस्सा था, एक उत्साह था हिंदुस्तान को आजाद कराने का। और इसी आजादी के उत्साह के बीच एंट्री हुई महात्मा गांधी की। 13 अप्रैल 1919 ये वो रोज था जब बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग के अंदर एक बर्बरता ने अंजाम लिया, जहां पर माइकल ओ डॉयर के कहने पर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया और हजारों लोगों की हत्या की गई। सरकारी आंकड़े अगर देखे जाए, उस वक्त के जो ब्रिटिशर्स के जो आंकड़े थे वो तकरीबन, उन्होंने कुछ सौयों के आंकड़े उसमें दिए थे कि 100-125 लोगों की मौतें हुई है। लेकिन जलियांवाला बाग, अगर आप में से कुछ लोग गए हो तो जलियांवाला बाग का वो जो मैदान है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल के अंदर एक बहुत बड़ा मैदान, जो उस वक्त पूरा खचाखच लबालब भीड़ से भरा था, लोगों से भरा था, जिसकी एंट्री भी एक थी। तो ये कहना एक निहायत एक घटिया फरेब है कि सिर्फ 100 लोगों की उसमें हत्या की गई थी, बल्कि उसमें मरने वालों की तादाद और जख्मियों की तादाद हजारों में थी। 1907 में लाहौर में भगत सिंह का जन्म होता है, और सरदार अर्जुन सिंह उनके दादा। सरदार अर्जुन सिंह लाहौर के एक अच्छे शहरी, एक आर्य समाजी शहरी। आर्य समाज एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो मूर्ति पूजा और छुआछूत से परहेज करती है। तो सरदार अर्जुन सिंह के 4 बेटे, जिसमें स्वर्ण सिंह जी, किशन सिंह जी, अजीत सिंह जी, इनके 3 बेटे, स्वर्ण सिंह, अजीत सिंह, किशन सिंह। और किशन सिंह के घर में साल 1907 के रोज, 28 सितंबर साल 1907 शायद, भगत सिंह का जन्म होता है लाहौर में। इधर लाहौर में भगत सिंह का जन्म हुआ तो उधर परिवार के जनों ने अलग अलग नाम सुझाए। तो उसमें एक उनका जो घर का जो नाम था वो भागावाला कुछ उनका नाम था, और असल नाम रखा गया भगत सिंह। सिख फैमिली, तो नाम पड़ा सरदार भगत सिंह। तो किशन सिंह जी के बेटे भगत सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह। क्रांति के रास्ते पर भगत सिंह का परिवार शुरू से ही था। सरदार अर्जुन सिंह ने बहुत से काम भारत की आजादी के लिए, और मजे की बात यह है कि भगत सिंह के परिवार की कभी भी जो उनके विचार थे वो सिर्फ उस एक डकियानूसी आजादी तक सीमित नहीं थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की हुकूमत होगी। तो ये जो एक डकियानूसी जो एक आजादी थी, इस आजादी का ख्वाब इस परिवार ने कभी नहीं देखा। इस परिवार का ख्वाब वही था जो ख्वाब व्यक्तिगत तौर पर भगत सिंह का था, कि असल आजादी तब होगी जब इस देश में हर नौजवान को उसके हक दिए जाएंगे। इस देश की असल आजादी तब होगी जब यहां पर हिंदू मुस्लिम
भाईचारे को रौंदा नहीं जाएगा अपने कदमों तले। तो सरदार अर्जुन सिंह ने भी अपने जीवन में बहुत सी इनकी कहानियां, कई मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। तो सरदार अर्जुन सिंह का एक बड़ा मशहूर किस्सा था कि उनके गांव में एक शेड्यूल कास्ट, बहुत ही निचली जात का एक अब वो मैं नाम ले भी नहीं सकता ऑन कैमरा, तो एक बहुत ही निचली जात के एक शख्स थे और उस वक्त छुआछूत अपने चरम पर थी। तो जो ऊंची जात के लोग थे सरदार अर्जुन सिंह से कहते कि हम इनको छू भी नहीं सकते। तो एक बार सरदार अर्जुन सिंह ने चुपचाप उससे खाना मंगवाया, उस निचली जात के शख्स से, और अपने दोस्तों को, अपने समाज के लोगों को खाना खिला दिया। उन्हें बताया भी नहीं कि ये किन के यहां से खाना आया। तो जब सब लोगों ने खाना खाया, तारीफ करी, तब अर्जुन सिंह ने बताया कि ये खाना तो उस अछूत के यहां से आया था, जिनको तुम छूते नहीं, तुमने उनके घर का खाना खा लिया। तो ये एक बड़ी मजेदार एक किस्सा है सरदार अर्जुन सिंह का। माफ कीजिएगा। सरदार अर्जुन सिंह ने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी और यही कुर्बानियां अब उनके बच्चे सरदार सोरेन सिंह, किशन सिंह और अजीत सिंह की अब बारी थी। सोरेन सिंह भी एक नौजवान शख्स, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और तरह तरह की यातनाएं उन पर ढाई, जिस वजह से कहते हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी हुई और सोरेन सिंह की जेल में ही मौत हो गई। किशन सिंह के छोटे भाई थे अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह ने जब देखा कि सोरेन सिंह जी का क्या हाल हुआ, तो सरदार अजीत सिंह हिंदुस्तान से चले गए। वो विलायत जाकर रहने लगे और विलायत में ही उन्होंने बहुत सी देश के लिए बहुत से काम किए, चंदा जमा किया और गदर पार्टी की अगुवाई करी सरदार अजीत सिंह ने विदेशों में रहकर। मतलब भारत की लड़ाई वो विदेशों में बैठकर लड़ने लगे सरदार अजीत सिंह। अब सरदार अर्जुन सिंह के बेटे सरदार किशन सिंह की बात करते हैं। सरदार किशन सिंह भगत सिंह के पिता थे और सरदार किशन सिंह बीमा का काम किया करते थे। बीमा के काम के लिए ये जालंधर में इन्होंने काम किया बीमा का, और जालंधर लुधियाना और उसके बाद रुख किया लाहौर का। सरदार किशन सिंह बीमा का काम कर रहे थे और लाला लाजपत राय से भी व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए थे और हर तरीके के जो भी, चाहे एक न्याय जुलूस हो, चाहे आजादी के, चाहे गदर पार्टी की अगुवाई हो लाहौर के अंदर, ऐसे बहुत से तमाम काम किशन सिंह ने अंजाम दिए। किशन सिंह के घर में बच्चा पैदा हुआ 1907 में भगत सिंह, जिसने बचपन से ही क्रांति, बचपन से ही विद्रोह, बचपन से ही वाम, बचपन से ही देश के ऊपर मर मिटने का जज्बा, ये सब देखते देखते भगत सिंह का लड़कपन, भगत सिंह का बचपन बीता। भगत सिंह की उम्र तकरीबन 16-17 बरस की होगी जब भगत सिंह ने एक पत्रकार की हैसियत से काम करने शुरू कर दी। पत्रकार की हैसियत से, ये एक ऑफिशियल मंच नहीं था पत्रकारिता का, लेकिन सहाफत का वो दौर था जब भगत सिंह की उस वक्त उम्र आई थिंक तकरीबन 19 साल की उम्र रही होगी जब उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। तो भगत सिंह स्कूल में पढ़े और उसके बाद स्कूल के बाद सीधा नेशनल कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला, डीएवी कॉलेज में। भगत सिंह अपने साथियों के साथ बहुत से प्ले किया करते थे। भगत सिंह बहुत से नाटकों में उन्होंने भाग लिया और उन नाटकों का जो दारोमदार था वो सारा यही था कि हमें भारत को आजाद कराना है, हमें भारत के अंदर ये जो फिरका परस्ती, दमन नीतियां, शोषितों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, इस किस्म के जो मिशंस हैं, इस किस्म के जो हमारे लक्ष्य हैं, उन्हें पाना है। भगत सिंह ने ऐसे बहुत से ऐसे प्लेस को अंजाम दिया, बहुत से नाटक किए भगत सिंह ने। भगत सिंह की फिल्में भी अगर आपने देखी हो, जिसमें कुछ फिल्में मैं आपको बताऊं तो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मेरी मन पसंदीदा फिल्म है। 1931 शहीद, और 65 में मनोज कुमार साहब की एक फिल्म आई थी शहीद। बहुत सी फिल्में भगत सिंह की अगर आपने देखी तो आपने देखा होगा कि वो फिल्मों अपने कॉलेज के टाइम में बहुत से ड्रामा प्ले किया करते थे। यही सिलसिला बहुत साल बाद जब रविंद्र कौशिक जो हमारे ब्लैक टाइगर थे इंडिया के, उन्होंने भी यही सिलसिला अपनाया। वो भी कॉलेज में प्लेस किया करते थे। वो नाटक में भगत सिंह बनते थे और भगत सिंह अपने नाटकों में महाराणा प्रताप और बड़े बड़े जो हमारे रेवोल्यूशनरीज रहे हैं, भले ही उनकी लड़ाई जो थी वो वाम और अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन रेवोल्यूशनरी थे वो भी।
तो भगत सिंह अपने नाटकों में कई बार महाराणा प्रताप का किरदार निभाते थे और रविंद्र कौशिक अपने किरदार में, अपने नाटकों में भगत सिंह का किरदार निभाते थे। तो भगत सिंह और अपने साथियों के साथ भगत सिंह बहुत से प्लेस किया करते, लेकिन इस छोटी उम्र में 16-17 साल की उनकी उम्र होगी, उनका असल जो मकसद था उस छोटी उम्र के अंदर वो हिंदुस्तान की क्रांति से पहले नौजवानों को अपने विचारों से परिचित कराना, जो कि एक क्रांतिकारी के लिए बहुत जरूरी चीज है। साल 1926 और 1907 में भगत सिंह का जन्म, यानी भगत सिंह की उम्र वही तकरीबन 19 साल। भगत सिंह ने एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। उन्होंने एक वामपंथी दल बनाया और इस वामपंथी दल का जो असल जो मुद्दा था वो था हिंदुस्तान में बढ़ रही अंग्रेजों की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाना, हिंदुस्तान में शोषितों को उनके हक दिलाना, हिंदुस्तान में तमाम यातनाएं जो ढाई जा रही हैं लोगों के ऊपर, जो लोग जिन पीड़ाओं से ग्रस्त हैं उन पीड़ाओं का निवारण करना, एक नौजवानों को एक ही मंच पर एक ही छतरी के नीचे भगत सिंह ने लाकर खड़ा कर दिया। और जिस छतरी के नीचे ये तमाम नौजवान, भगत सिंह के तमाम कॉमरेड्स जो भगत सिंह के साथ आए, उस छतरी का नाम था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा 19 साल की उम्र में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी। और इसके बाद एक जबरदस्त, एक बड़ा हृदयात्मक किस्म का किस्सा, यह किस्सा मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद है और शायद आपको ये कभी किसी फिल्म या किसी डॉक्यूमेंट्री, शायद ही किसी किताब में मिले। तो बात यह कि रावी नदी, शाम का वक्त, रावी नदी जो पता नहीं किस शहर से होकर गुजरती है, तो शाम का वक्त था और रावी नदी में भगत सिंह और उनके दोस्त यशपाल, उन दोनों ने एक बोट ली और चप्पू चलाने लगे। बोटिंग कर रहे थे दोनों शाम का वक्त। तो बोटिंग के दौरान सूरज ढल रहा था और गुनगुनी धूप उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी और चप्पू चलाते वक्त वो दोनों शांत नदी के वातावरण को महसूस कर रहे थे। इसी बीच अचानक ही यशपाल ने बोला, लेट्स टेक अ प्लेज एंड वी कंट्रीब्यूट आवर लाइफ टू आवर नेशन। कि हम एक वादा करते हैं, यानी कि एक हम प्रण लेते हैं, हम एक प्रण करते हैं, हम एक शपथ लेते हैं कि हम अपने जिंदगी को अपने मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। यशपाल ने भगत सिंह से कहा, लेट्स डू अ प्लेज। इस पर भगत सिंह का तुरंत जो जवाब भगत सिंह ने दिया यशपाल की इस बात पर, भगत सिंह का जवाब था, आई डू प्लेज, कि मैं प्रण करता हूं कि मैं अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है मैंने। ये भगत सिंह का कह रहा था, आई डू प्लेज, मैं अपने मुल्क के खातिर मैं अपनी जिंदगी वक्फ करता हूं। इधर भगत सिंह और यशपाल ने एक प्रण लिया और यह प्रण भगत सिंह का पूरा हुआ 23 मार्च 1931 के रोज, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को उन तीनों कॉमरेड्स को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर के अंदर, जिसके जो लाइब्रेरियन थे वो थे राजा राम शास्त्री, भगत सिंह के अच्छे दोस्त, भगत सिंह के हिमायती। और यही द्वारकादास लाइब्रेरी जो थी, देखते देखते कब वामपंथियों का अड्डा बन गई लाहौर के अंदर, इसकी खबर तो शायद अंग्रेजों को तो दूर, मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में बैठे, पुस्तकालय में बैठे उन पाठकों को भी नहीं होगी जो ना जानते हुए भी उस पुस्तकालय में बैठे थे जहां वाम ने कब अपने पंजे, अपने नाखून इतने तेज कर लिए जिन नाखूनों ने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक मारा। तो द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर की अब क्रांतिकारियों का अड्डा बन चुकी थी, जहां क्रांतिकारी विभिन्न किताबों को पढ़ करके अपनी राय देते। घंटों सोशलिज्म, कम्युनिज्म, साम्यवाद, समाजवाद पर बहसें चलती। भगत सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर बहस में अव्वल दर्जे की पैरवी करते, सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की। नौजवान भारत सभा का हर एक छात्र, नौजवान भारत सभा का हर एक युवा अब लाल झंडे के छाव तले हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहता था।
इसी सब के बीच 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने किया। और इस नौजवान भारत सभा में बहुत से नाम हैं, जिसमें शिव वर्मा, अजय घोष और जतिन दास, बहुत से बड़े बड़े नाम नौजवान भारत सभा के अंदर थे। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ये सब नौजवान भारत सभा के अभिन्न अंग थे। और तकरीबन 2 साल बाद 1926 से 1928 का वक्त आ चुका था। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई, जिस समय भगत सिंह की उम्र तकरीबन 19 साल थी। और अब 1928 जब भगत सिंह की उम्र थी तकरीबन 21 साल। 1928 में भगत सिंह अपने तमाम कॉमरेड्स के साथ दिल्ली के अंदर एक जगह है, शायद आप लोग जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हो जानते होंगे, फिरोज शाह कोटला। आज के टाइम पे ये एक स्टेडियम है जिसका नाम बदल के शायद अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है, लेकिन फिरोज शाह कोटला को ज्यादातर लोग स्टेडियम के नाम से जानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि फिरोज शाह कोटला एक खंडर का नाम था, एक हिस्टोरिक प्लेस है, एक मॉन्यूमेंट है। कुछ खंडर पड़ी वीरान जगह, जो अब तो थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारतीय पुरातत्व विभाग ने थोड़ा उसको सर्वेक्षित किया है, लेकिन उस जमाने में वो पूरा खंडर हुआ करता था। तो दिल्ली में मौजूद फिरोज शाह कोटला के खंडरों में भगत सिंह ने एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के अंदर राजस्थान, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, जिसमें हमारा उत्तराखंड का भी हिस्सा शामिल था। इन तमाम जगहों से, अलग अलग सूबों से अलग अलग विचारधाराओं के क्रांतिकारी जमा हुए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में। इन्हीं फिरोज शाह कोटला के खंडरों में जो असल नायक थे वो सरदार भगत सिंह थे, क्योंकि ये मीटिंग भगत सिंह ने बुलाई थी। और अब भगत सिंह देश के उन तमाम क्रांतिकारियों को, इन तमाम सूबों के क्रांतिकारियों से बात कर रहे थे भगत सिंह। और इसमें अच्छा, एक चीज इसमें यह रह गई कि एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया कि डीएवी कॉलेज के दौरान एक नई ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। जब भगत सिंह डीएवी कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, उसी वक्त एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो बहुत कद्दावर क्रांतिकारियों ने किया था, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, महावीर सिंह, बड़े बड़े नाम, मुकुंदलाल गुप्त, बड़े बड़े नाम। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कॉमरेड्स थे। और जो इनका एक हेडक्वार्टर जिसे हम कहें, जहां से ये एसोसिएशन चला करती थी, वो कानपुर था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रचार प्रसार पूरे देश में हुआ। पूरा एक संविधान आप सोचिए, जिस समय काकोरी डकैती की गई थी ट्रेन में, उसकी काकोरी डकैती की भी कहानी किस दिन फुर्सत से सुनेंगे। तो काकोरी डकैती हो चुकी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी के बहुत से कॉमरेड्स पकड़े गए। कुछों को काला पानी की सजा हुई, कुछों को गोरखपुर जेल भेजा गया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिस गति से बनी थी, जिस गति से उन्होंने एक अचीवमेंट किया, उन्होंने काकोरी ट्रेन को लूट लिया, यानी कि जो खजाना हिंदुस्तान से लेकर जाया जा रहा था, उसी खजाने को अंग्रेजों के जबड़े से निकाल करके हिंदुस्तानी क्रांतिकारी वापस अपने देश में ले आए थे। और जो पैसा हिंदुस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल होना था, वही पैसा हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हिंदुस्तानियों के लिए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिस गति से ऊपर गया, उसी गति से नीचे आया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो ज्यादातर कॉमरेड्स थे, जो कॉमरेड्स थे, वो पकड़े गए थे काकोरी डकैती के बाद। जब लगा कि हिंदुस्तान अब एचआरए के पाए डगमगाने गए हैं, उसी वक्त एचआरए को सहारा दिया भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने। जनरेशन चेंज हो गई। इस पुरानी जनरेशन के अंदर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद थे जो पकड़े नहीं गए थे, बाकी सभी कॉमरेड्स पकड़े गए। इसके बाद फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह ने मीटिंग बुलाई। जब भगत सिंह ने खुद देखा कि नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर ये लूप होल्स हैं, तो भगत सिंह ने कोटला में मीटिंग बुलाई। और इस कोटला मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो नाम था, उसे तब्दील करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया गया। यानी कि एचआरए को तब्दील करके बनाया गया एचएसआरए।
रिपब्लिकन और हिंदुस्तान के बीच में एक नया शब्द जोड़ा गया जिसका नाम था सोशलिज्म। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, समाजवादी संस्था। 1928 में एक कमीशन भारत आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जो मुख्य जो उसका आधार था वो ये था कि एक ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा डेलीगेशन हिंदुस्तान आ रहा था जिसमें आई थिंक तकरीबन 22 डेलीगेट्स थे, और वो डेलीगेशंस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों के जो तमाम हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, हालांकि उस वक्त जो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तानियों का आचार व्यवहार कैसा होगा, हिंदुस्तानियों की जीवन शैली कैसी होगी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक डेलीगेशन लंदन से आया। जितना मुझे ये फैक्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है खैर, कि आई थिंक उसमें 22 लोग थे और उस कमीशन के अंदर एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, सब अंग्रेज। यानी कि हिंदुस्तानियों के मुकद्दर का फैसला अंग्रेज कर रहे हैं जो यहां की आर्थिक भौगोलिक स्थितियों से परिचित ही नहीं। पूरे देश के अंदर साइमन कमीशन की सख्त मुखालफत हुई। पूरे देश के अंदर लाखों लोग सड़क पर आ चुके थे। बड़े बड़े नेता अपने महल छोड़ छोड़कर हाथों में काले झंडे ले लेकर साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के नारे लगाते हुए दिल्ली की, लाहौर की सड़कों तक आ पहुंचे थे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर जैसे यह कमीशन उतरा, उसी वक्त लाला लाजपत राय, जिसने पंजाब केसरी कहा जाता है, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और तमाम एचएसआरए के कॉमरेड्स के साथ में साइमन कमीशन की मुखालफत करने के लिए काले झंडे लेकर खड़े हो गए। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के बहुत से नारे लगाए, जिसके बाद स्कॉट और सॉन्डर्स द्वारा लाला लाजपत राय की लाठी मार मार के हत्या कर दी गई। इधर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, उधर भगत सिंह और तमाम एचएसआरए के कॉमरेड्स बदला लेने पर उतारू हुए। भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने इनको स्कॉट की हत्या करनी थी, लेकिन मारा सॉन्डर्स किया। यह कहानी ज्यादातर आप लोग जानते हैं। सॉन्डर्स की हत्या हुई और उसके बाद लाहौर की तमाम गलियों में पर्चे छापे गए कि लाला लाजपत राय की मौत का इंतकाम ले लिया गया है, और एचएसआरए के सभी साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी, अपनी पगड़ी मुंडवाई, क्योंकि उस वक्त मुखबिर यह हुई थी कि एक सिख लड़के ने ऐसा काम किया है। दूसरी बात यह थी कि भगत सिंह के साथ एक माइनस पॉइंट यह था कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उसी क्रांतिकारी परिवार को एक शक की निगाहें शुरू से ही अंग्रेजों की भगत सिंह की फैमिली पर थी। इधर किशन सिंह जी का बेटा भी घर में रहता नहीं था, यानी भगत सिंह भी घर में नहीं रहते थे, तो अंग्रेजों को एक शक हुआ कि शायद हो ना हो जो सिख लड़का जिसकी हमें तलाश है वो इसी घर से, और उस लड़के का नाम भगत सिंह, क्योंकि अगर घर तलाश लिया तो नाम जानना इतना मुश्किल नहीं होता। इसी वजह से भगत सिंह दाढ़ी मूछ मुंडवाकर लाहौर से निकले, जिसमें आपने शायद सुना भी होगा, फिल्मों में कई बार आपने देखा होगा कि दुर्गा भाभी और उनका बेटा शची भगत सिंह के साथ लाहौर रेलवे स्टेशन छोड़ देते। भगत सिंह की एचएसआरए के पास जितना ग्लैमराइज हम लोग देखते हैं एचएसआरए को, दरअसल एचएसआरए के उस वक्त हालात बहुत खराब थे। एचएसआरए के पास पैसों की बहुत कमी थी, और जो भी रकम थी उन्हें बड़ी सोच विचार करके खर्च किया जाता था। कारण यह होता था कि एचएसआरए का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि 10 से 12 जो नौजवान हैं उनको बैठा के खिलाना है, नहीं। एचएसआरए का मतलब यह था कि जो थोड़े बहुत पैसे, नौकरियां तमाम कॉमरेड्स क्या करते थे इतनी कम उम्र में भी, वो जो नौकरियां करते थे वो एक चंदे की शक्ल में एचएसआरए को भी कंट्रीब्यूट किया करते थे। और एचएसआरए के अंदर पैसों की इतनी कमी, खर्चे पूरे, जिसमें बम खरीदने हैं, पिस्टल्स खरीदनी है, गोला बारूद खरीदने, कारतूस खरीदने हैं। भगत सिंह और उनके साथी कम खाते थे और कभी कभी व्रत किया करते थे, सिर्फ इस तरह कि पैसे बचे, किराए के कमरे किराया भी देना। और इसी वजह से जो इन क्रांतिकारियों को जो लाइफस्टाइल था, जो उनकी दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, वो बहुत खराब थी, बहुत खस्ता हाल थी।
चंद्रशेखर आजाद की मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक बड़ा मजेदार किस्सा ये था, मजेदार नहीं, बड़ा एक हृदयात्मक किस्म का किस्सा, कि एक बार सुखदेव चूल्हे पे रोटी बना रहे होते हैं और चिमटे से, जैसे चिमटा लगा के जैसे रोटी खींचते हैं चूल्हे से, देसी चूल्हा जो होता है लकड़ी का। तो चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों से बात कर रहे होते, खाना खाते हुए, खाना सुखदेव बना रहे होते। तो पता नहीं किसी बात पर सुखदेव ने उस चिमटे को लेकर, उन्होंने कुछ पहना नहीं था सुखदेव ने, ऊपर कमीज नहीं पहनी हुई थी, सुखदेव ने उस चिमटे से अपने पेट को नोच लिया। जैसे पेट को नोचा, पूरा पेट जलने लगा, पूरा पूरा लाल हो गया पेट उस पर छाले हो गए। तो जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब आए, उन्होंने देखा, उस पर कुछ बर्फ पानी वानी कुछ लगाया, फर्स्ट एड किया। तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो सुखदेव का जवाब यह था कि उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जी को पंडित जी कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तो सुखदेव का जवाब था कि पंडित जी, मैं देखना चाहता था कि अगर अंग्रेज मुझे लोहे के सलाख से जलाकर अगर मेरे मुंह से सच निकलवाना चाहते हो, मेरे को तोड़ना चाहते हो, तो मैं टूटता हूं या नहीं। लेकिन आज मुझे पता लग गया कि मैं नहीं टूटूंगा। तो उस पर चंद्रशेखर आजाद ने बहुत डांटा भी था कि तुमने जो किया गलत किया। तो हालात बहुत खराब थे HSRA के, जैसे मैंने आपको बताया, पैसों की बहुत तंगी थी। तो भगत सिंह के दोस्त, भगत सिंह के जितने साथी थे, खुद भगत सिंह बहुत कम खाना खाते थे। खाना कम खाना, कभी कभी व्रत रखना, खाना ही ना खाना, नंगे बदन रात गुजारना, रहना, क्योंकि कपड़ों में पैसे ना खर्चो। प्रोफेसर VP दत्त के मुताबिक जब भगत सिंह ने यह तय किया कि असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकेंगे, असेंबली हॉल में धमाके करेंगे, तो उन धमाकों को करने से पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दरियागंज जाते हैं अपनी तस्वीरें खिंचवाने। उन्होंने दरियागंज जाकर अपनी, उस वक्त स्टूडियोज का काम बहुत हुआ करता था, तस्वीरें काफी महंगी खिंचा करती थी उस वक्त की आय के हिसाब से। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाई, अपनी एक तस्वीर खिंचवाई दरियागंज में, और उसके बाद वो लोग असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकने गए। अब इधर बॉम्ब उन्होंने फेंके तो उधर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने तो आत्मसमर्पण किया था बम धमाकों के बाद। तो अब सवाल यह था कि तस्वीरें लेकर कौन आएगा? तो इस सबके बाद शिव वर्मा और जयदेव कपूर दरियागंज जाते हैं उसी दुकान पर और जाकर भगत सिंह की तस्वीर लेकर आते हैं। VP दत्त के मुताबिक न जाने क्यों वो फोटोग्राफर शायद उन्हें पहचान गया कि ये भगत सिंह के साथी हैं। तो उस फोटोग्राफर ने उन्हें देखकर एक मुस्कान, एक स्माइल पास करी, और जब भगत सिंह पर और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया दिल्ली अदालत में उस फोटोग्राफर को भी लाया गया शिनाख्त के लिए कि क्या यही लोग तुम्हारे पास तस्वीर खिंचवाने आए थे। तो उस फोटोग्राफर ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। आज वो फोटोग्राफर, अब तो खैर जाहिर है जीवित नहीं होंगे, उनके परिवार के लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो इतिहास में, किताबों में हमें उस फोटोग्राफर का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि जितनी बड़ी भूमिका क्रांतिकारियों की थी, तो उतनी ही बड़ी भूमिका उन लोगों की भी थी जो उन क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया करते थे, जाहिर सी बात है। जिस समय भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके, उस वक्त असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाल रंग के पर्चे सेंट्रल हॉल में फेंके और नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जब भी हम भगत सिंह को पढ़ते हैं तो हमने हमेशा यह सुना होगा कि भगत सिंह ने सेंट्रल हॉल में बॉम्ब फेंकने के बाद नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भगत सिंह ने एक नारा और दिया था। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने एक नारा और दिया था, और शायद वो नारा हमसे जान के छिपाया जाता है, क्योंकि अगर वो नारा हमसे छिपाया ना गया होता तो भगत सिंह की असल छवि लोगों के सामने आ जाती कि असल में भगत सिंह कौन थे। और हमारी तमाम सरकारें, हमारा पूंजीपति देश है, शायद नहीं चाहता कि भगत सिंह के विचार नौजवानों तक पहुंचे, क्योंकि उसके परिणाम बड़े खतरनाक होने वाले हैं।
तो भगत सिंह ने जो नारेबाजी करी थी, वो नारेबाजी थी इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और इसके साथ में भगत सिंह ने एक नारा और दिया था, जो नारा था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यानी कि दुनिया के तमाम मजदूरों एक हो जाओ। और ये नारा कार्ल मार्क्स का था, जिन्हें हम फादर ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स का नारा वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के तमाम मजदूरों एक हो जाओ। बॉम्बिंग के बाद बटुकेश्वर दत्त को नई दिल्ली पुलिस स्टेशन लेकर आया गया और भगत सिंह को दरियागंज पुलिस स्टेशन। अब इसमें दो बातें देखने की हैं कि भगत सिंह ने अपने जीवन में दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। पहला सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग और दूसरा सॉन्डर्स मर्डर। छोटी मोटी गतिविधियों की बात अगर ना की जाए तो भगत सिंह ने इन दोनों बड़े अपराध नहीं, इन दो बड़ी क्रांतिकारी एक क्रांतिकारी मुहिम के अलावा कुछ नहीं किया था। लेकिन भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो इसलिए दी गई क्योंकि सॉन्डर्स मर्डर केस रीओपन हो चुका था। भगत सिंह को असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंकने के कारण फांसी नहीं हुई थी। भगत सिंह को फांसी हुई थी सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में। सॉन्डर्स मर्डर केस रीओपन हुआ और अदालतों में रोज कानून और क्रांति के बीच झड़प होनी शुरू हो गई। इसी बीच एक डिफेंस लॉयर भगत सिंह के सामने आया जिनका नाम था आसिफ अली। और यही आसिफ अली रोड, अरुणा आसिफ अली, बहुत हमने सुना है। आसिफ अली भगत सिंह के वकील बने और उन्होंने ही भगत सिंह की पैरवी अदालत में करी, ब्रिटिश अदालतों में करी। इधर भगत सिंह का ट्रायल चल रहा था अदालत में, उधर भगत सिंह ने एक और जंग जेल से ही शुरू करी। और वो जंग थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि रंगों के आधार पर जो जेल के अंदर भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ। जेल के अंदर जो गोरे कैदी हुआ करते थे, जो ब्रिटिश कैदी हुआ करते थे, उन्हें तमाम सहूलियतें दी जाती थी। लेकिन जो हिंदुस्तानी कैदी हुआ करते थे उनकी हालत जानवरों से भी बदतर थी। उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को अच्छा खाना नहीं था, और दवाएं, अच्छी सहूलियतें नहीं थी, पढ़ने को किताब अखबार कुछ नहीं था। और भगत सिंह पढ़ाई के बेहद शौकीन थे, किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। भगत सिंह और उनके तमाम कुछ कॉमरेड्स ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हंगर स्ट्राइक करी, यानी कि भूख हड़ताल। कम लोग जानते हैं लेकिन बताना जरूरी है कि भगत सिंह से पहले जो काकोरी के अभियुक्त थे उन्होंने भी एक भूख हड़ताल करी थी। लेकिन उनकी भूख हड़ताल को भी ज्यादा कोई खास तवज्जो इतिहास के पन्नों में नहीं दी गई थी, लेकिन भगत सिंह को दी गई। भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू करी और इसी बीच सुखदेव थापर और राजगुरु समेत बहुत से अन्य क्रांतिकारी भी पकड़ लिए गए, वो भी गिरफ्तार किए गए। तो जब भगत सिंह की भूख हड़ताल की इत्तला सब साथियों को पड़ी तो उन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू करी जेल की हालातों के खिलाफ। इधर क्रांतिकारियों की तादाद बढ़ती जा रही थी तो उधर क्रांतिकारियों का जोश भी बढ़ता जा रहा था। कुछ 50-60 क्रांतिकारियों से होती ये भूख हड़ताल 500 कैदियों तक पहुंच गई। जिस भूख हड़ताल को भगत सिंह ने शुरू किया, अब वो भूख हड़ताल 500 कैदियों तक जा पहुंची। 500 कैदी अब अंग्रेजों की इस चालबाज सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर उतारू हो गई। भूख हड़ताल चली आई थिंक तकरीबन 108 दिन तक शायद भगत सिंह की ये भूख हड़ताल चली। पता नहीं कितने महीने वो लोग भूखे रहे। और इस भूख हड़ताल के अंदर जतिन दास, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे, और जतिन दास के ऊपर एक ये था कि जतिन दास ने जो क्रांतिकारियों को जो बॉम्ब जो मुहैया कराया गया था वो जतिन दास ने कराया था। जतिन दास ने उन्हें क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत माहिर थे। तो जिस जतिन दास ने क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया, अब वो जतिन दास शहीद हो गए। जिस समय जतिन दास का जो उनकी अंतिम विदाई के समय लाखों लोगों का हुजूम था, उसी बीच जतिन दास के पिता ने एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड भी है। जतिन दास के पिता ने कहा था कि आई प्राउड ऑफ माई सन, मेरे को अपने बेटे पे गर्व है। सॉन्डर्स मर्डर केस के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को
24 मार्च 1931 को फांसी हुई, फांसी की सजा सुनाई गई। इधर भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई 24 मार्च 1931 को, तो उधर देश का माहौल खराब होता चला गया। देश का शायद ही उस वक्त कोई ऐसा कोना होगा जहां अगर भगत सिंह के खिलाफ भगत सिंह के लिए प्रदर्शन नहीं था तो भगत सिंह की चर्चा जरूर थी। शायद ही देश का ऐसा कोई कोना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रैलियां निकाली गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को टालने के लिए। इसी बीच भगत सिंह के जो अन्य साथी थे, जिसमें शिव वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, उनके बीच कुछ पत्र व्यवहार हुए। बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, उन्हें काला पानी की सजा हुई और वो अंडमान चले गए, उन्हें अंडमान भेज दिया गया। तो कहते हैं कि बटुकेश्वर दत्त ने एक बार भगत सिंह को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि भगत, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने जा रहे हो, शोषितों के लिए आवाज उठाते हुए उस फांसी के फंदे तक पहुंच रहे हो, लेकिन मेरे को यहीं रहना है। तो इसके जवाब में भगत सिंह ने कहा था कि मेरे को जो करना था मैंने करा, अब आगे इस लड़ाई को तुम्हें जारी रखना है, तुम देश के लिए जीना। और मैं इस तरीके से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बीच पत्र व्यवहार हुआ। देश का माहौल बिगड़ा। अंग्रेज समझ चुके थे कि 24 मार्च 1931 को जिस तरीके से देश में रोष पनप रहा है तो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी देना शायद मुश्किल होगा। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा आजाद भारत में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह सवेरे 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी देनी थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देनी थी, लेकिन हालातों के चलते अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 की शाम को चुपचाप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी। जिस वक्त भगत सिंह को पता लगा कि अब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा है, उस वक्त भगत सिंह व्लादिमीर लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने जो तख्ता पलट रूस के अंदर किया था, उसको लेकर लेनिन की किताब भगत सिंह के उस वक्त हाथ में थी। बाद में ये किताबें कुछ कहीं बहुत हद तक इस चीज को दबाया गया, भगत सिंह के विचारों को, ताकि देश में कम्युनिस्ट क्रांति ना हो। लेकिन जब ये किताबें सामने आई तो पता लगा कि भगत सिंह लेनिन के बहुत बड़े फॉलोअर थे। तेईस मार्च 1931 की शाम तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लगाई गई और सतलुज किनारे, सतलुज नदी लाहौर के अंदर चुपचाप बिना उनके परिवार को उनका पार्थिव शरीर दिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस जगह पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, आज वो जगह पाकिस्तान में है और अब वो कोई मैदान या कोई जेल नहीं, वो एक चौराहा है, जिसके जैसे एक चौराहा और जिसके आसपास से गाड़ियां निकलती हैं। तो आपको YouTube पर बहुत सी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, व्लॉग्स मिल जाएंगे, जिनके मुताबिक कहा जाता है कि जो वो बीच में जो चौक है जहां हरियाली है, वहां इन तीनों अमर क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। पाकिस्तान के तमाम वामपंथी दल मुसलसल इस बात को उजागर करते आए हैं, इस बात की मांग करते आए हैं कि इस चौक को भगत सिंह चौक के नाम से पुकारा जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो दक्षिणपंथी दल हैं वो इस बात के मुखालफत करते हैं कि हम किसी मौलाना के नाम पर ही इसको रखना पसंद करेंगे। तो ये एक खाई है पाकिस्तान में प्रो भगत सिंह और एंटी भगत सिंह के बीच। मशहूर इतिहासकार एस इरफान हबीब ने बताया कि जो नारा प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में दिया था G20 समिट के दौरान, वसुदेव कुटुंबकम, वो नारा भगत सिंह ने तकरीबन 17 साल की उम्र में दिया था। 17 साल की उम्र 1907, 1917, 1914, 15-16 के आसपास की आप अगर माने तो एस इरफान हबीब के मुताबिक वसुदेव कुटुंबकम का कई बार जिक्र भगत सिंह ने अपने लेखों में किया है। एस इरफान हबीब बहुत बड़े इतिहासकार। और एस इरफान हबीब के मुताबिक भगत सिंह एक ऐसी इकलौती शख्सियत रहे जो किसी भी किस्म के विवाद में नहीं
जिन्हें देश का बच्चा बच्चा प्यार करता है, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी। एक छोटा सा ओवरव्यू भगत सिंह के ऊपर यह था, क्योंकि भगत सिंह जैसी इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े विचार, इतनी एक मतलब एक अपने आप में कोई इंसान नहीं, अपने आप में एक ग्रंथ, उनको एक घंटे भर की वीडियो में समेटना जाहिर है मुमकिन नहीं। लेकिन अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, क्योंकि भगत सिंह ये व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा नाम है, और हमने भी अपने बचपन को भगत सिंह की विचारों से ही जिया, और जवानी भी उन्हीं विचारों को मद्देनजर रखकर जीते हैं। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू भगत सिंह के ऊपर, बहुत सी बातें छूटी हैं जाहिर है, मैं जानता हूं बहुत सी बातें छूट गई भगत सिंह की, और उम्मीद है जितने भी तमाम जो फैक्ट्स हैं ये जाहिर है सही है, लेकिन कुछ जो फैक्ट्स, कुछ जो मुद्दे छूटे हैं वो कोशिश करेंगे कि अगली अपनी किसी वीडियो में हम उजागर करें। और अगली आप कौन सी वीडियो देखना चाहें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या क्या तब्दीलियां हमें करनी चाहिए, इसके बारे में भी जरूर हमें इत्तला दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने भी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं भगत सिंह के बारे में, और आप क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में, कोई दस्तावेज भगत सिंह के बारे में जिनसे हम महरूम हो, उसके बारे में भी हमें जरूर मालूमात दें। और बने रहिए हमारे साथ कथा पर। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।